Hey, hi, hello, assalamu alaikum. This is me, Shafi Ansari, and welcome back to my YouTube channel, Umeed English Classes. I hope you all are doing well. तो guys, आज हम स्पोकन इंग्लिश के बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ने वाले हैं और वो है हमारा टेंसेस, जो इंग्लिश को, हमारी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाने में और इम्प्रूव करने में बुनियाद का काम करता है। ये स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए हम अपनी इमारत तामीर करते हैं, बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और वो है हमारा टेंसेस। तो आइए लेट्स बिगिन। तो टेंसेस कहते किसे हैं, इसका काम क्या है और इसके यूजेस क्या हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये कितना अहम रोल अदा करता है स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। स्पोकन इंग्लिश में हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में इसका क्या रोल है। तो मैं आपको बता दूं कि टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के वो रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से वक्त में हुआ है। इंग्लिश ग्रामर के वो रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से वक्त में हुआ है, तो वो टेंसेस हैं, वो हमारा टेंस है। तो खुलासा ये, इन शॉर्ट ये कि टेंस ये हमारे टाइम को बताता है, वक्त को बताता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वक्त के साथ साथ काम को भी बताता है कि जैसे कोई भी काम कौन से वक्त में कितना हुआ है, वो काम कंप्लीट हो गया है, वो काम हो रहा है या उसमें आदत को बताई जा रही है। तो बात ये समझ में आई कि टेंस ये टाइम को बताता है प्लस काम को भी बताता है कि कोई भी काम कौन से वक्त में कितना हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये काम, पढ़ाने का जो काम है वो अभी चल रहा है। लेकिन मैं आपको दूसरी मिसाल दूं कि मैंने आपको हैड टू, विल हैव टू, हैविंग टू वाला स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है, तो इसका मतलब है जो पढ़ाने का काम है वो मुकम्मल हो चुका है पहले। तो ये हमें वक्त के साथ साथ काम को भी बताता है कि कोई भी काम कौन से वक्त में कितना हुआ है, आया वो कंप्लीट हो गया है या हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें टाइम को बता रहा है और वक्त को बता रहा है। अब आइए टाइम को देखते हैं। तो टाइम कितने तरह के होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप सब जानते हैं कि वक्त तीन तरह के होते हैं। वक्त तीन तरह के होते हैं, टाइम तीन तरह का होता है। एक तो होता है हमारा प्रेजेंट, जो चल रहा है, जो मौजूद है। दूसरा है हमारा पास्ट, जो गुजर गया, जो बीत गया। और तीसरा है हमारा फ्यूचर, जो कि आने वाला है, जो आएगा। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, हाल, माजी और मुस्तकबिल। हाल मौजूदा वक्त, माजी और मुस्तकबिल जो आने वाला है। तो ये तो हमारे हो गए टाइम की, ये टेंस के तीन टाइम है। इसकी टाइम को हमने कैटेगराइज कर लिया, इसकी हमने कैटेगरी निकाल ली। तो क्या हम काम की भी कैटेगरी निकाल सकते हैं, काम को भी कैटेगराइज कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कर सकते हैं, इसकी भी हम कैटेगरी निकालेंगे। तो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ, आइए देखते हैं। तो ये जो हमारे तीन टाइम हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों की इस तरह कैटेगरी निकलेगी। जैसे देखते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। के प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। के इंडेफिनिट मतलब कोई काम जिसमें हम आदत को, अपनी शेड्यूल को या फिर रूटीन वगैरह को बताते हैं, तो इंडेफिनिट को हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो और कॉन्टिन्यूअस जिसमें हमारा कोई काम चल रहा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, वो पका रही है, वो खेल रहा है, वो सो रहा है, वो जा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस।
और परफेक्ट जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है, हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, काम फिनिश हो गया है। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो जा चुकी है, उसने खाना बना लिया है, उसका खेला हो गया है, वो घर पहुंच चुका है, तो काम एक मुकम्मल हो गया है, तो वो हमारा हो गया परफेक्ट। उसके बाद चौथा है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह हम पास्ट की भी 4 कैटेगरी निकालेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर की भी 4 कैटेगरी आ जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह टेंस की 3 कैटेगरी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और फिर इन तीनों की 4-4 कैटेगरी, तो इस तरह ये कुल हो जाएंगे 12। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो गाइस, अब जबकि हमने टेंस को समझ लिया है कि टेंस किसे कहते हैं, तो आपने समझा टेंस टाइम को बताता है या काम को बताता है, यानी टाइम और काम दोनों को बताता है। फिर हमने इसकी कैटेगराइज की कि टाइम कितने तरह के होते हैं, तो हमने इसको तकसीम किया, इसको डिवाइड किया, इसकी कैटेगरी निकाली कि पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। फिर हमने उसके काम को निकाला कि काम को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो हमने उसका निकाला इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह हमने इसकी कैटेगरी की और हमने समझा कि टेंस किसे बोलते हैं, कि इंग्लिश ग्रामर का वो रूल जो हमें कोई भी काम कौन से वक्त में हुआ है ये बताता है। तो हमने इसको अच्छे से समझ लिया। तो आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके ज़रिए हम शेड्यूल को, अपने रूटीन्स को या आदत वगैरह को बताते हैं और इसमें ये इस्तेमाल होता है। तो आइए इसका पहला सेंटेंस जो है, पहला बनेगा हमारा अफर्मेटिव और उसके बाद नेगेटिव। ये 2 सेंटेंस अभी हम फिलहाल देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले हम ले आएंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि किसी भी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जैसे गो, वेंट, गॉन। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। प्ले, प्लेड, प्लेड। सी, सॉ, सीन। इस तरह से हर एक वर्ब के जो एक्शन वर्ब्स हैं उसके 3 फॉर्म निकलते हैं। तो हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं, तुम जाते हो। तो इस सेंटेंस में अब अफर्मेटिव से कहते किसको हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिसमें हम कोई काम करते हैं, बस जिसमें हम ये बताते हैं कि हाँ मैं ये करता हूँ, ये तुम करते हो, ये वो करता है, या कोई भी करता है, बस कोई काम कोई करता है, तो वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई काम नहीं करता है, मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये इस तरह से बनेगा, तुम जाते हो। तो आप इसके को इस तरह से भी याद रख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, कि उर्दू या हिंदी के जिस भी जुमले के आखिर में, जिस भी सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह वगैरह आए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। तो आप यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिखे आप इससे जान जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ते हो, ते हैं, पढ़ता हूँ, ता हूँ, पकाती है में ती है, वो जाता है में ता है। तो ये सारे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या है, पहचान है। इसके ज़रिए हम पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो आइए इसको हम बनाते हैं, तुम जाते हो। तो तुम के लिए हम अंग्रेजी में लगाएंगे यू, जाना हमारा है गो, तो यू गो।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट लगाया नहीं है। तो यू गो, तुम जाते हो, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं, हम खेलते हैं, तो हम के लिए हम लगाएंगे वी, खेलते हैं के लिए लगाएंगे प्ले, वी प्ले, हम खेलते हैं। अब हम क्या खेलते हैं वो इसमें जिक्र नहीं है, हम क्रिकेट खेलते हैं आगे लगा देंगे तो वी प्ले क्रिकेट, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं के लिए हम लगा देंगे आई, और पढ़ता हूँ के लिए हम लगा देंगे रीड। तो मैं पढ़ता हूँ, अब मैं क्या पढ़ता हूँ, तो आगे किताब है तो आई रीड बुक, कोई किताब है तो बुक, कोई खास किताब है तो द बुक, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे कि ही, शी, इट, या कोई एक सिंगुलर नाउन, तो हम वर्ब के आखिर में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर जब हमारा हो सब्जेक्ट, तो वर्ब के आखिर में या तो एस लगाते हैं या ईएस बढ़ाते हैं, वो अगले सेंटेंस में आपको पता चलेगा। तो आइए देखते हैं, वो खाना पकाती है, तो वो खाना पकाने वाली वो कौन है, वो एक लड़की है, वो शी है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो शी, वो क्या करती है, वो पकाती है, काम क्या है, पकाने का, तो शी कुक। मैंने आपको बताया कि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के आखिर में एस या ईएस बढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे एस। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर एस और कहाँ पर ईएस बढ़ाते हैं। तो शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। अमन स्कूल जाता है, तो यहाँ पे जाने वाला कौन है, अमन, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अमन गोज, यहाँ पे मैंने ईएस बढ़ाया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ईएस क्यों बढ़ाया। अमन गोज टू स्कूल, अमन स्कूल जाता है। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं कि कहाँ पर एस और कहाँ पर ईएस बढ़ाएंगे जबकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी वर्ब के आखिर में ओ, एक्स, सी एच, एस एच या डबल एस, अगर किसी भी वर्ब के आखिर में किसी भी वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल ई ए टी, ईट, ये एक वर्ब है हमारा, ये एक वर्ड है जिसका आखिरी लेटर है टी। जी ओ गो, ये एक वर्ड है जिसका आखिरी लेटर है ओ। तो जिस भी वर्ब के आखिर में, जिस भी वर्ब का आखिरी लेटर ओ, एक्स, सी एच, एस एच या डबल एस, इन पांचों में से अगर कोई वर्ब के आखिर में आए तो हम वहां पर बढ़ा देते हैं ईएस। जिस भी वर्ब के आखिरी लेटर, जिस भी वर्ब के आखिर में इन पांचों में से कोई आए तो हम बढ़ा देते हैं ईएस, और जिस भी वर्ब के आखिर में इन पांचों में से कोई नहीं है तो हम सिर्फ बढ़ाएंगे एस। जैसे देखिए, गो में इन पांचों में से ओ है तो हमने बढ़ा दिया ईएस, और ईट में इन पांचों में से कोई नहीं है तो हमने सिर्फ बढ़ाया एस। एक और एग्जांपल देखते हैं, रन, इसका आखिरी लेटर है एन, इन पांचों में से कोई नहीं है तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम वर्ब के आखिर में बढ़ा देंगे एस। एक और एग्जांपल देखते हैं, सी ए टी सी एच, कैच, ये हमारा वर्ब है, एक वर्ड है और उसका आखिरी में है सी एच, तो हम बढ़ा देंगे ईएस। कब? जबकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो बात ये समझ में आई कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जबकि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो, हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो और वर्ब के आखिर में इन पांचों में से कोई आए तो हम ईएस बढ़ा देंगे, और इन पांचों में से कोई ना आए तो सिर्फ एस बढ़ाएंगे।
तो आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, आपने समझ लिया होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है और आप समझ गए होंगे आई होप। तो आइए अब हम इसका निगेटिव देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है। तो निगेटिव बनाने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। ये डू या डज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो इस्तेमाल होता है निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस वगैरह बनाने के लिए। तो सबसे पहले ले आएंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। अब हम डू या डज कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो इंक्लूडिंग आई, जैसे कि आई, वी, यू, दे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या एक से ज्यादा नाउन तो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डू। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि ही, शी, इट या कोई एक सिंगुलर नाउन, तो हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डज। आइए एग्जांपल से समझते हैं। तुम नहीं जाते हो, तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ले आएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है यू, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पे आप नज़र रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डू, क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं बल्कि सेकंड पर्सन है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डू। साथ में है नॉट, तो यू डू नॉट, जाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे गो, तो यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। हम नहीं खेलते हैं, तो हम हमारा सब्जेक्ट है तो वी, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डू क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, साथ में नॉट प्लस वर्ब प्ले, वी डू नॉट प्ले। मैं नहीं पढ़ता हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब डू, साथ में नॉट प्लस रीड। अब आई भी चूंकि फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन नहीं बल्कि फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए आई भी प्लूरल में शुमार होता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब डू। तो आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं। अब आगे तो इंटरेस्टिंग है, वो खाना नहीं पकाती है। तो मैंने आपको पीछे बताया कि वो है चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, तो लेके आ जाएंगे शी। अब जब शी चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, तो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डज, तो शी डज, साथ में नॉट कुक फूड, तो शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती है। अमन स्कूल नहीं जाता है, तो अमन भी चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक है, तो इस तरह से बनेगा अमन, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे डज, साथ में नॉट प्लस गो प्लस टू स्कूल। आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हेल्पिंग वर्ब डज आने की वजह से वर्ब के आखिर में जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या एस या एस बढ़ाया था, वो हेल्पिंग वर्ब आने की वजह से एस या एस नहीं लगता है, ये आपको क्लियर कर लेना है। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बहुत आसानी से बन रही है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, इस पर आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों एग्जांपल्स बना सकते हैं और बहुत इजी है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लाना है, नेगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज, प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज, साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों एग्जाम्पल्स बना सकते हैं और जितनी चाहें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हे गाइस, अभी हमने समझा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के उसको कैसे बनाते हैं और उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला क्या है। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव
और डबल इंट्रोगेटिव कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, कैसे बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मैं आपको पहले दोनों में फ़र्क बता दूं कि इंट्रोगेटिव उस तरह का सेंटेंस है, उस तरह का प्रश्नवाचक जुमला है कि जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं और वो हिंदी या उर्दू में क्या से शुरू होता है। क्या तुम खेलते हो, क्या तुम दौड़ते हो, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या वो सोती है, क्या वो पकाती है, क्या हम लोग जाते हैं, क्या हम लोग वक्त पर उठते हैं सुबह सुबह। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये क्या से शुरू होता है, क्या से। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसमें क्यों, कहाँ, कब, कौन लोग ये बीच में आता है, शुरू में नहीं आता है। तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसा प्रश्नवाचक जुमला, ऐसा सवालिया जुमला कि जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो हमारा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ऐसा सवालिया जुमला जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि रीज़न बताना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस बता करके बनाना पड़ेगा, तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं आपको पूछूं क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम जाते हो, तो इसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, यस आई प्ले या नो आई डोंट प्ले। लेकिन मैं आपको पूछूं तुम क्यों खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तुम वक्त पर क्यों उठते हो, तुम पढ़ने क्यों जाते हो, तुम कहाँ पढ़ने जाते हो, तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो, तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मैं वहाँ क्रिकेट खेलता हूँ, मैं इसलिए पढ़ता हूँ, मैं इसलिए सुबह उठता हूँ। यहाँ यस या नो से काम नहीं चलेगा, यस या नो से आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा जुमला हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो आइए बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है, वो हमारा रहेगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हम ले आएंगे डू, सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे शुरू में डज। तो क्या तुम खेलते हो, तो हम ले आएंगे शुरू में डू, तुम के लिए आ जाएगा सब्जेक्ट हमारा यू और वर्ब हमारा है खेलना तो प्ले, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। क्या हम सोते हैं, तो ले आएंगे हम भी चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम ले आएंगे डू, हम के लिए ले आएंगे वी, डू वी हमारा सब्जेक्ट है, और सोने के लिए हम ले आएंगे स्लीप, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। डू वी स्लीप, क्या हम सोते हैं। क्या वो पढ़ती है, तो क्या वो पढ़ती है, तो वो चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब डज। डज वो चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लड़की है, तो शी, और डज शी रीड, आखिर में क्वेश्चन मार्क। डज शी रीड, क्या वो पढ़ती है, क्या वो पकाती है। डज शी कुक, क्या वो जाती है। डज शी गो, क्या वो खेलती है। डज शी प्ले, क्या अमन स्कूल जाता है। डज अमन गो टू स्कूल। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव बनाने का क्या फॉर्मूला है ये वो देखते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले लेके आएंगे WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं, तुम क्यों दौड़ते हो। तो आप यहाँ पे इसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि आपको बताना पड़ेगा मैं इसलिए दौड़ता हूँ। तो तुम क्यों दौड़ते हो, तो क्यों, तो क्यों के लिए हम अंग्रेजी में ले आएंगे वाई। वाई, उसके बाद WH फैमिली ये हमारा हो गया वाई, फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे डू, क्योंकि तुम है ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसीलिए हेल्पिंग को हम ले आएंगे डू। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है तुम, तो हम ले आएंगे यू, तो वाई डू यू। उसके बाद दौड़ना हमारा काम है, वर्ब है, तो वाई डू यू रन, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू रन, तुम क्यों दौड़ते हो। वो कहाँ रहती है, तो यहाँ पे भी हमें बताना पड़ेगा कि वो कहाँ रहती है। तो कहाँ, तो हम ले आएंगे WH फैमिली कहाँ के लिए वेयर। वेयर चूंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हेल्पिंग को हम ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब हम ले आएंगे डज। वेयर डज, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो शी, वेयर डज शी लिव, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है। वो लोग कब खेलते हैं,
टाइम बताना पड़ेगा कि वो कब खेलते हैं, सिर्फ यस या नो से काम नहीं चलेगा। तो वो लोग कब खेलते हैं, तो कब शुरू में ले आएंगे हेल्पिंग WH फैमिली व्हेन। उसके बाद वो लोग चूंकि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हम ले आएंगे डू, व्हेन डू दे प्ले, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, व्हेन डू दे प्ले। बहुत ही आसान है, ज़रा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और दिमाग में बात को घुसाने की ज़रूरत है, तो समझ में आ जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारा जुमला इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा है कि जिसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, तो वो हम शुरू में ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और अगर ऐसा सवालिया जुमला है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो हम शुरू में ले आएंगे WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका आप निगेटिव भी बना सकते हैं। निगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमें नोट बढ़ा देना है। डू यू नॉट प्ले, डू वी नॉट स्लीप, डज शी नॉट रीड, why do you not, why do you not run, why does she not live, वो कहाँ नहीं रहती है, वो लोग कब नहीं खेलते हैं, when do they not play। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला करके लाएं, मिला करके यूज करें शॉर्ट में, तो आप फिर नोट को इस तरह लिख सकते हैं, don't you play, don't we sleep, doesn't she read, why don't you run, why doesn't she live, why don't they play। तो इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप नोट को अलग लिखें, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, और अगर साथ में लगाएंगे तो डोंट पढ़ेंगे या डजंट पढ़ेंगे। तो आई होप मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से आसानी के साथ आपके सामने पेश किया है। बिल्कुल ही इजी है, आप आसानी के साथ इसे अपने दिमाग में अटा सकते हैं, घुसा सकते हैं, और जितना चाहें एज मच एज यू कैन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव और उसके निगेटिव सारे सेंटेंसेस मैंने क्लियर कर दिए, उसके फॉर्म से बता दिए, कौन कैसे इस्तेमाल होगा, कौन सी वर्ब की शक्ल फॉर्म लगाएंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कहाँ पे एस कहाँ पे ईएस लगाना है, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियोस बनाता रहूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कॉन्सेप्ट के साथ जल्द ही। तब तक कीप वॉचिंग।